हेलो गाइस, दिस इज़ तन्वी पाहुजा। वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसमें हम डील करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ प्रणब मुखर्जी। वी आर वेरी सैडेंड टू हियर अबाउट द डिमाइज ऑफ प्रणब मुखर्जी येस्टरडे। सो येस्टरडे ही हमने डिसाइड किया था कि हम हमारे चैनल पे एक लेक्चर लाएंगे ऑन कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ प्रणब मुखर्जी। जैसे कि हमारे क्वेश्चन पेपर की डिमांड होती है कि वी मस्ट हैव कंप्लीट डिटेल्स फॉर द पर्सनैलिटी इन न्यूज़। तो प्रणब मुखर्जी कल न्यूज़ में है, उनका सडन डिमाइज हुआ है कल, तो उनके बारे में उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उनने पॉलिटिकल करियर किस तरीके से बिताया और इंडिया के लिए वो किस तरीके से एक रियल स्टेट्समैन की तरह काम आए हैं। तो हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट प्रणब जी। तो हम आज उनके बारे में कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। प्रणब मुखर्जी का ये लाइफ का टाइम रहता है 11 दिसंबर 1935 में वो जन्मे थे और 31 अगस्त 2020 में उनकी डेथ हो गई है। तो ये एक लिस्ट है सब प्रेसिडेंट्स की, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट वाज राजेंद्र प्रसाद टू रामनाथ कोविंद टिल 9। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्रणब मुखर्जी वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 13वें राष्ट्रपति थे ये भारत के। 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि ही वॉज अ अवॉर्डी ऑफ भारत रत्न। सबसे बड़ा अचीवमेंट ऑफ प्रणब मुखर्जी का कि ही वॉज दी अवॉर्डी ऑफ भारत रत्न। 2019 में उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी इनके साथ ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट जो थी दैट वॉज पद्म विभूषण से पुरस्कृत होना। जी हाँ, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको दिया गया, जो कि 2008 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। तो देखिए कि दो कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हुई थी उनकी लाइफ में कि एक उनको भारत रत्न से अवार्डी बनाया गया, दूसरा उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले हम कि प्रणब मुखर्जी का जन्म दिसंबर 11, 1935 में वेस्ट बंगाल में एक मिराती गांव में हुआ था। उनके फादर का नाम था कमादा किंकर मुखर्जी। ठीक है, उनके फादर भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और हालांकि वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बनते हैं। उनकी मदर का नाम होता है राजी लक्ष्मी मुखर्जी। ठीक है, तो ये उनकी अर्ली लाइफ थी। उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरी विद्यासागर कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। इवन ही हैड अ MA डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड ही वॉज ऑल्सो अ होल्डर ऑफ LLB डिग्री। ठीक है, तो पूरी पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता से की है। कोलकाता से अपनी उन्होंने पढ़ाई ग्रहण करी। तो अर्ली लाइफ जो थी उनकी 1963 के टाइम पर, तो उन्होंने टीचिंग पोजीशन में जाने की सोची। ठीक है, ही एंटर्ड इन अ टीचिंग पोजीशन, लेकिन ज़्यादा समय तक वो टीचिंग में जुड़े नहीं रहे। इवन उनने एक बंगाली लैंग्वेज का मंथली जनरल आता था, उसमें वो एडिटर के रूप में भी हमें नज़र आए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता गया। हमें बढ़ता हुआ देखा है कि प्रणब मुखर्जी का इंटरेस्ट किस में बढ़ा है, पॉलिटिक्स में। जब VK मेनन इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे, तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था प्रणब मुखर्जी ने। इस टाइम जब वो एक्टिवली प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तब नज़र पड़ती है उनकी इंदिरा गांधी की मुखर्जी के ऊपर कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत डेडिकेटेड है और लॉयलिस्ट व्यक्ति नज़र आ रहा है अमंग दी वर्कर्स इन दी कांग्रेस। तो जब इंदिरा गांधी की उनकी नज़र पड़ती है तो इंदिरा गांधी उनको काफ़ी सपोर्ट करती हैं और काफ़ी गाइड करती हैं और उनको एंटर कराती हैं पॉलिटिक्स में और एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड कराती हैं। तो सबसे पहले जब पॉलिटिकल ऑफर या पॉलिटिकल ऑफिस में एंटर करते हैं प्रणब मुखर्जी, तो वो था 1969 का टाइम। ठीक है, उनको एक सीट मिली थी राज्यसभा के अंदर, जो कि हमारा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ बंगला कांग्रेस के वो मेंबर के रूप में राज्यसभा के एक सीट हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये बंगला कांग्रेस धीरे जा लेटर मर्ज्ड विथ कांग्रेस पार्टी। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के बन जाते हैं वो मेंबर और राज्यसभा में उनको अब सीट भी मिल गई।
विद द गाइडेंस ऑफ इंदिरा गांधी उनको आगे जाकर बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है पॉलिटिक्स में। उनको कई ऐसी मिनिस्ट्रीज मिलती हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल की रहती हैं। तो उनका सक्सेस फेज जो है ना वो काफ़ी स्पीड में होता है इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि ही वॉज अमंग द लॉयलिस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो ठीक है, तो इसके अलावा 4 बार और भी उनको सीट मिली है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अलावा 2 बार वो लोकसभा के भी मेंबर चुने गए हैं इन 2004 एंड लेटर। ठीक है, तो 2012 तक उनने पहले राज्यसभा का मेंबर और फिर लोकसभा के मेंबर की तरह पार्टिसिपेट किया है पॉलिटिक्स में, लेकिन 2012 में उनको बना दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं कि उनको किस तरीके की पोस्ट मिली है, वो किस मिनिस्ट्रीज में काम किया है और उन्होंने कैसा काम किया है जो आज हम उन्हें याद करेंगे, यह हिस्ट्री उन्हें कभी भूल नहीं पाएगी। ठीक है, तो देखिए आप, इंदिरा गांधी का जो समय था वो काफ़ी अच्छा था इन दी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ प्रणब मुखर्जी, लेकिन जैसे ही असैसिनेट हो जाती हैं इंदिरा गांधी, उनको मार दिया जाता है, तो मुखर्जी को साइडलाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब मुखर्जी जो थे ही वॉज द सीनियर लीडर, ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस लीडर थे और लॉयलिस्ट भी थे कांग्रेस के। तो जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन या सडन डेथ के बाद जो सीनियर मोस्ट लीडर रहता है पार्टी का, उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा किया जाता है। लेकिन अब क्लेम तो राजीव गांधी का, उनके सन ऑफ इंदिरा गांधी का भी था। तो राजीव गांधी के जो टर्म्स थे प्रणब मुखर्जी के साथ वो इतने अच्छे नहीं थे, इसी वजह से मुखर्जी जी को साइडलाइन कर दिया जाता है धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर से। तो राजीव गांधी का जो फेज रहता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो मुखर्जी जी के लिए एक सेटबैक नज़र आता है इन हिज पॉलिटिकल करियर। राजीव जी को गेन मिल जाता है कंट्रोल का और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मुखर्जी जी धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है कैबिनेट में वो लूज़ करते जाते हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है टू मेंटेन द रीजनल वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो वेस्ट बंगाल की कांग्रेस कमेटी को संभालने के लिए उनको भेज दिया जाता है और धीरे धीरे उनको उस पोस्ट से भी हटा दिया जाता है। इन 1986 मुखर्जी जी गुस्से में आकर अपनी एक पार्टी अलग बना लेते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, कई अच्छे लीडर्स थे जो राजीव गांधी को समझाते हैं कि ही वॉज अ एमिनेंट पर्सन, हमारी पार्टी के काफ़ी लॉयलिस्ट हैं। आप सोचिए कि पार्लियामेंट में हमारे सामने दूसरी पार्टी के लिए वो खड़े रहेंगे तो हमें कैसा लगेगा। तो हम अपना विचार बदलते हैं, उनको हमारी पार्टी में ही जोड़ते हैं और थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं। तो फाइनली जो राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस दैट वॉज फॉर्म्ड बाय मुखर्जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज्ड। ठीक है, इस बातचीत के 3 साल बाद उनको मर्ज कर दिया जाता है और एक कॉम्प्रोमाइज सेट कर लिया जाता है राजीव गांधी के साथ। लेकिन हमने देखा है कि राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो जाता है, तो यहाँ से वापस मुखर्जी जी का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो रिवाइव होता है, ट्रैक पे आता है। ठीक है, हमने देखा था कि राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव जो है ही हैज़ चूजन टू अपॉइंट एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ही वॉज अ गुड फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ प्रणब मुखर्जी। वो प्रणब मुखर्जी को एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन बना लेते हैं। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं प्लानिंग कमीशन का। 91 से 95 तक वो रहते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जैसे धीरे धीरे अब वो कैबिनेट के अंदर आए हैं, सब्सिक्वेंटली उनको यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी पोस्ट दी जाती है एज एन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहते हैं वो 95 से 96 तक, 1 साल के लिए उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद ही वॉज मेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ AICC इन 1998 टू 1999। ठीक है, धीरे धीरे सोनिया गांधी जब पॉलिटिक्स में आती हैं, ही ऑल्सो हैड गुड टर्म्स विद प्रणब मुखर्जी। शी वॉज वेरी अवेयर कि ये बहुत ही लॉयलिस्ट और काफ़ी एबल लीडर हैं जो कांग्रेस के हैं। ठीक है, तो उनके अच्छे टर्म्स रहते हैं, तो उनके साथ भी उनको काफ़ी अच्छी पोजीशन मिलती जाती है। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है
ऑफ वेस्ट बंगाल कांग्रेस 2000 में, और ये पोस्ट वो 2010 तक हेल्ड करते हैं। अब मुखर्जी जो है वो ही बिकेम द लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा इन 2004 का जो इलेक्शन है, हमें पता है कि कांग्रेस सरकार की विजय हुई थी, तो लोकसभा के अंदर वो लीडर बन जाते हैं। और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब तक रहती है 2004 से 2014 तक जो गवर्नमेंट रहती है, उसमें हमने देखा है कि दे हेल्ड मेनी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। ठीक है, उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी गई, हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज दी गई, जैसे डिफेंस, फिनेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। 2004 से 2006 तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दी गई। उसके बाद 2006 से 2009 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया। 2009 से 2012 तक उनको मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस दिया जाता है। 2012 के बाद फाइनली ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन 2010 में बहुत अच्छा अचीवमेंट जो हमें देखने को मिला है प्रणब मुखर्जी का, दैट ही वॉज अवॉर्डेड एज द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया। अमर्जिंग मार्केट्स ने उनको फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया और उनको अवार्ड दिया। ठीक है, तो एज अ प्रेसिडेंट हम देखते हैं कि 2012 में उनको किस तरीके से ऑप्ट किया गया कि हाँ इन्हें ही प्रेसिडेंट बनाया जाए। 2007 में जब प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बनती हैं, तब भी कई कांग्रेस वर्किंग लीडर्स ने प्रणब मुखर्जी का नाम जो है वो रिकॉग्नाइज किया था एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि इतना अच्छा लीडर जो है वो प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि हम मतलब एक्टिव नहीं रहते, फिर प्रेसिडेंट बनने के बाद एक्टिव नहीं रहते इन पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से दूरी बन जाती है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का रोल है, जो सीट है, वो काफ़ी क्लियर है कि ही इज़ नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो लेकिन 2012 में अगेन उनका नाम सामने आता है और उनको खड़ा किया जाता है। कई 81 अलग कैंडिडेट्स भी फाइल करते हैं नॉमिनेशंस, लेकिन प्रणब मुखर्जी हैज़ बीन चूजन अगेंस्ट पीए सांगा। ही वॉज द नॉमिनी ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और फाइनली ही वॉज स्वर्न इन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया on 25th July 2012, and he was the first Bengali to hold the post of President of India। तो पहले बंगाली पर्सन जिनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है इंडिया का। अब हम देख लेते हैं कि जिस समय उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाली, तो उनके क्या ऐसे काम थे दैट शुड बी रिमेंबर्ड, एंड फॉर दैट वर्क्स ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ स्टेट्समैन। तो उनके जो इंस्ट्रूमेंटल काम थे वो थे, ही वॉज हैज़ अ रोल इन सेटिंग अप ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि 1975 में सेट हुए थे। एग्जिम बैंक में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, नाबार्ड को सेट करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अब हमने सुना था 1991 में गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या था ये फॉर्मूला? इसके अंदर रिसोर्सेज जो है सेंटर और स्टेट की, उनके लिए, उनको इक्वल शेयरिंग के लिए, मतलब जो भी शेयरिंग है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था, दैट वाज फेमसली नोन एज गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। जब वो डिप्लोमेटिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं तो उनका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। ही बिकेम या ही सर्व्ड एज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इवन इन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो आप देख सकते हैं उनकी पूरी बायोग्राफी से कि यस, ही वॉज अ रियल स्टेट्समैन। सो आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सर, लाइफ में वी लव्ड यू डियरली, इन डेथ वी लव यू स्टिल, इन अवर हार्ट्स यू होल्ड अ प्लेस नो वन एल्स कैन एवर फिल। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको मेरे चैनल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक प्रोवाइड करिए, ताकि हम आगे इसी तरीके के लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।